नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह और आज हम लेकर आए हैं शेयर्स की बात अपनों के साथ का खास कार्यक्रम। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं थोड़ी सी गुड न्यूज, जो कि आप लोगों ने आज दिन भर देखी होगी कि मार्केट में थोड़ी सी हमने तेजी देखी। तो जो 3 दिन की हमने देखा था कि मार्केट में थोड़ा स्लो मोशन चल रहा था, उसको बेसिकली एक ब्रेक लगा है। मार्केट में नई उम्मीदें जगी हैं। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि मार्केट दौड़ रहा है। तो दौड़ते हुए बाजार में कैसे रहें तैयार। तो दौड़ा बाजार और आपकी तैयारी के लिए हम आपके साथ लेकर आए हैं, जैसा कि हम हमेशा लेकर आते हैं अपने साथ सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट को, और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मिस्टर प्रदीप हल्दर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि फाउंडर हैं पीएचडी कैपिटल के। प्रदीप जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग आपको एंड सारे व्यूअर्स को, एंड थैंक यू अगेन फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। प्रदीप जी, ये बताइए कि आज कुछ राहत की सांस ली मार्केट ने। थोड़े से तो उम्मीदें जागी हैं लोगों की। मैम उम्मीदें तो जागे हैं, लेकिन अगेन मैं ही बोलूंगा मार्केट लास्ट 3 महीने से कंसोलिडेशन ही हो रहा है। ना ठीक से ब्रेकआउट दे रहा है, ना ही ठीक से नीचे आ रहा है। और ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव ही है, क्योंकि मार्केट सपोर्ट को जो है ब्रेक करके नीचे नहीं आ रहा है। अगर ज्यादा कुछ नेगेटिव या तो ज्यादा कुछ खराब चीज होता तो मार्केट, जितने भी मार्केट का 24,300 से लेके 350 के अराउंड अभी सपोर्ट न्यू बिल्ड हुआ है, यहाँ पे रिस्पेक्ट ना करके मार्केट नीचे आ जाता। क्योंकि मार्केट नीचे नहीं आया, एक रेंज बाउंड के अंदर ही ट्रेडिंग हो रहा है बहुत टाइम से, तो कहीं ना कहीं एक, अब थोड़ा अलग से देखेंगे तो इसको पॉजिटिव ही माना जाता है। फिलहाल अभी मेरा व्यू मार्केट को लेकर न्यूट्रल है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि हायर टाइम फ्रेम से मल्टीपल टाइम एक रेसिस्टेंस लिया है 25,100 25,000 के लेवल से। मल्टीपल टाइम्स हमने देखा कि ऊपर से तो नीचे ही आया है। और कंपेयर करेंगे थोड़ा बैंक निफ्टी के साथ, बैंक निफ्टी लगातार लास्ट एक डेढ़ हफ्ता पहले ही हमने देखा कि 54,900 के आसपास का जो लेवल था उसको ब्रेक करने के बाद 53,500 के आसपास एक सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी। फिलहाल आज का क्लोजिंग थोड़ा बहुत रिकवरी होके ही हुआ है, ऑलमोस्ट 54,000 के ऊपर ही क्लोजिंग आया है। एंड बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आया है ऑलमोस्ट, सॉरी, बैंक निफ्टी का क्लोजिंग 54,000 के ऊपर आया है, एंड निफ्टी का क्लोजिंग 24,625 के आसपास हुआ है। थोड़ा बहुत 200 पॉइंट, पौने 200 पॉइंट के आसपास का एक रिकवरी, जो कि एटलीस्ट थोड़ा ऑक्सीजन मिला है उन सारे इन्वेस्टर्स को जहां पे एटलीस्ट मार्केट खराब हो रहा था। मैं तो यही चाहूंगा मार्केट जल्दी से ऊपर आ जाए, लेकिन मार्केट तो हमारे बात सुनेंगे नहीं। हमें मार्केट के अकॉर्डिंग चलना है। मार्केट का क्या जो डेटा है, मार्केट का जो प्राइस एक्शन है, उसके हिसाब से हमें चलना है। अकॉर्डिंग दैट मुझे लगता है कि अभी भी जो है एक बार मार्केट कंसोलिडेशन मोड पे ही है, तो ये कंसोलिडेशन कंटिन्यू होने वाला है। जी मैम। तो ये जो हमने बढ़त आज मार्केट में देखी, इसमें जो हिस्सेदारी हमने देखी जीडीपी के आंकड़े, जो पहले एस्टिमेशन था 6.7% का एज फार एज आई नो, और 7.8% का आंकड़ा जो आया है, जो पिछले 5 क्वार्टर्स में हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा है। तो इसने भी एक बूस्ट दिया है मार्केट को। और ऑब्वियसली जीडीपी का आंकड़ा भी एक बूस्ट दिया है। सेकेंड थिंग, मार्केट अभी देख रहा है जो डोनाल्ड ट्रम्प जी ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था इंडिया के लिए। अभी एससीओ मोदी समिट जी, पे हाँ, मोदी जी जब भी जाते हैं, कुछ ना कुछ मार्केट को थोड़ा सा क्या कहते हैं बूस्ट मिल जाता है, क्योंकि जब भी जाते हैं नई उनकी पार्टनरशिप्स होती हैं, और एक पूरे देश को ही उम्मीद हो जाती है उनसे। एग्जैक्टली अलग अलग कंट्रीज के लीडर्स के साथ मीटिंग करना, बातचीत करना। कहीं ना कहीं जो मल्टीपल डोर्स ओपन हो रहा है ये इकोनॉमी के लिए एंड बिजनेस के लिए। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि दोस्ती है, दोस्ती नहीं है, ये बस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है हर किसी कंट्री का। बस वही है, जो देश जो है आज से 2-3 साल पहले भी दुश्मन थे, अभी वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। चलिए, एससीओ समिट ने पूरे भारत, पूरे देश, हमारे मार्केट सबको उम्मीद दी है, दैट इज गुड। अब प्रदीप जी, आज जो हमने ये मार्केट को कह रहे हैं बूस्ट मिला है, जो थोड़ी सी हमने रिकवरी मोड देखा है मार्केट में, उसमें एक सेक्टर है जिसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया आज। आपको तो पता ही है, ऑटो सेक्टर, राइट। जो इसके 5 बड़े शेयर्स हैं, हम बजाज ऑटो की बात कर ले, एमएनएम की, हीरो मोटोकॉर्प की, आयशर की, टाटा मोटर्स, दे आर द बिगेस्ट गेनर्स टुडे। अगर हम सोमवार की बात करते हैं, तो फिर ऑटो सेक्टर को लेकर आप क्या व्यू रखते हैं? ये अभी जो हम देख रहे हैं इंक्रीज, ये जारी रहेगा या फिर ये सिर्फ आज का था? देखिए, मुझे लगता है कि कंटिन्यू होना चाहिए। नंबर वन रीजन इज फंडामेंटली अच्छा है, और सेकंड थिंग, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि अगर फंडामेंटल टेक्निकल उसके साथ कुछ
इमोशनल रीजन बन जाए ना तो डेफिनेटली अच्छा होता है। तो इमोशनल रीजन अभी यहाँ पे यही बना है, जो जीएसटी को लेके, जीएसटी का जो रेट कार्ड को लेके न्यूज आया है, तो इसके चलते मुझे लगता है कि जो टू व्हीलर और फोर व्हीलर कंपनीज है, इनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ये जो रेट कार्ड अनाउंसमेंट हुआ था 15 अगस्त को, दिवाली के आसपास पूरा जो है फाइनल सब कुछ हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये जो सेल्फ कंजम्पशन थीम को बूस्टिंग करने के बाद आ रहा है, सो कहीं ना कहीं मल्टीपल प्रेशर जियोपॉलिटिकल है, इसीलिए गवर्नमेंट को भी सोचने पर ये मजबूर होना पड़ रहा है कि अगर हम सेल्फ जो भी कंजम्पशन है इंडिया का, इसके ऊपर अगर फोकस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन भी ऊपर आ जाएगा, और जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो भी रुक सकता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो सेल्फ डोमेस्टिक ग्रोथ है उसके ऊपर ही फोकस किया जा रहा है। इसीलिए हमने देखा ऑटो सेक्टर, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, सारे स्टॉक्स में ओवरऑल सेक्टर में एक मोमेंटम आ रहा है। सो अकॉर्डिंग दैट आप देखेंगे मारुति सुजुकी अभी ऑलमोस्ट ट्रेड हो रहा है 14,887 के आसपास, एंड टाटा मोटर्स ट्रेड हो रहा है 690 के आसपास। ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास आज बंद हुआ है टाटा मोटर्स। बजाज ऑटो जैसे कि अभी भी चलना तो बाकी है, ऑलमोस्ट 0.4% आज गेन किया है 8,967 के आसपास। मुझे लगता है कि बजाज ऑटो में पोटेंशियल अभी बहुत बाकी है। हीरो मोटोकॉर्प भी अच्छा ही परफॉर्मेंस किया है, ऑलमोस्ट 3% के आसपास गेन हुआ है, 156 पॉइंट का जो है रैली किया है 5,244 के आसपास। सो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑल काउंटर ही मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन आप अगर पूछेंगे कि कौन सा काउंटर इसमें से बेटर है, पोटेंशियल अच्छा है, मैं बोलूंगा फंडामेंटली अच्छा है टाटा मोटर्स, जो कि अभी अंडर वैल्यूएशन में ट्रेडिंग हो रहा है, बहुत टाइम से कंसोलिडेशन हो रहा है, अभी भी वो कंसोलिडेशन खत्म हुआ नहीं। अच्छा, पोटेंशियल अभी लग रहा है बाजाज ऑटो, तो बाजाज ऑटो बजाज उतना ऑटो के भागा नहीं है। लेवल्स कुछ बता दीजिए प्रदीप जी। हाँ, बाजाज ऑटो का मैं बता देता हूँ। देखिए बाजाज ऑटो 8,967 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि बाजाज ऑटो का जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 9,250, मतलब बहुत ही नियर है, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। हम्म। एक बार अगर 9,250 इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाता है ना वीकली, उसके बाद बहुत जल्दी आपको एक काउंटर 11,800 12,000 तक जाते हुए दिखेंगे, क्योंकि तो जिस तरीके करंट से लेवल्स थीम पे अभी बाय कर सकते हैं। करेंट जोन से हम बाई करके भी जा सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल इसमें वैल्यू बहुत ही अच्छा है। बजाज ऑटो का अगर हम फंडामेंटल भी देखेंगे ना, आप देखेंगे 2,50,436 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, एंड यहाँ पे नीट प्रॉफिट भी पोस्ट किया ऑलमोस्ट 7,593 करोड़ के आसपास। सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 साल का कंटिन्यूअसली जो CAGR है वो 15.4% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। डेट ज्यादा है नहीं, 0.27 के आसपास तो डेट रेशियो है। तो मैं हमेशा से बोलता हूँ, अगर किसी भी कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो 1.5 के नीचे है, मतलब बहुत अच्छा है। तो बजाज ऑटो का है 0.27, मतलब बहुत ही अच्छा है। सो टेक्निकली एक बाउंस बैक अभी आया है, एक फॉलो अप बाइंग आ रहा है, और फंडामेंटल डेटा भी अच्छा है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है कि देश भी साथ दे रहा है, इकोनॉमी भी साथ दे रहा है, सेगमेंट पे भी साथ दे रहा है। तो ये जो रैली आया है, ये रैली एक दो दिन ब्रेकआउट वाला रैली नहीं, ये कंटिन्यू होगा नेक्स्ट 1.5 से 2 साल, तो ये थीम चलना चाहिए। जी मैम। चलिए, बढ़िया है। पूरा व्यू हो गया बजाज ऑटो पर। आकाश, अक्षय गुप्ता जी हैं, इनका सवाल है यूपीएल पर। यूपीएल की इनकी बाइंग है 724 की, और ये आपसे स्टॉप लॉस और टारगेट पूछना चाह रहे हैं। देखिए इसमें जो है मुझे लगता है कि कंटिन्यूअसली एक हायर हाई क्लोजिंग आ रहा है, और एक फ्लैग पैटर्न बिल्ड हुआ है वीकली चार्ट में। तो जिनके पास भी है होल्ड करने का सलाह रहेगा। एंड नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है ऑलमोस्ट 760 को अगर क्रॉस कर पाता है, होल्ड कर पाता है, तो मुझे लगता है कि इस काउंटर में एक बार 788 799 के आसपास जाने का हाई पोटेंशियल इसमें है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है मैम, मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस है 760 के ऊपर। तो एटलीस्ट मेरा सलाह यही रहेगा, आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है 760 के आसपास, कभी भी आता है तो एक बार आप चाहो तो प्रॉफिट बुकिंग करके जा सकते हो, अगर आपका व्यू एकदम के लॉन्ग टर्म नहीं है तो। अगर 15-20 दिन, 1-2 महीना, 3 महीना वाला व्यू है, तो मुझे लगता है कि 760 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आपको करना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म व्यू है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए 685 के आसपास। ओके, स्टॉप लॉस 685 का आपने बताया। पीडी लाइट इनके पास है एट द रेट ऑफ 3115।
उस देखिए पर तीन भी हजार आपका एक व्यू सौ क्या है? पच्चीस के आसपास अभी चल रहा है, मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। बहुत जल्दी आपको ऑल टाइम हाई जो कि स्टॉक का ऑलमोस्ट 3400 के आसपास उसके ऊपर ही है, वो आपको बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट और 3420 3420 3415 के आसपास का एक हाई है, जो मुझे लगता है कि डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। अभी 3125 के आसपास चल रहा है। बहुत ही एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 3050 के आसपास, तो 3050 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करने का सलाह रहेगा, क्योंकि होल्ड करने के रीजन भी और है। अगेन अगर हम देखा जाए तो डेट टू इक्विटी रेशियो, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई कंपनी के ऊपर अगर वो डेट नहीं रहता, कर्जा नहीं रहते, तो कंपनी फ्रीली जो है अच्छे से ग्रो कर पाता है। प्लेज शेयर बिल्कुल भी कुछ नहीं है, 0.05 इनका डेट टू इक्विटी रेशियो है। मार्केट कैप है 1,54,920 करोड़ के आसपास। आर ओ ई सी है 29.8% एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत इंटरेस्टिंग है, 17.8% CAGR के साथ चल रहा है। इनफैक्ट सेल्स ग्रोथ भी ईयर टू ईयर ऑलमोस्ट 12% के आसपास चल रहा है। सो कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत ही अच्छा है, और अर्निंग पर शेयर 42.9 है। तो पीडी लाइट का फंडामेंटल बहुत कंपनी से जो है कंपेयर करके देखेंगे तो बहुत बढ़िया है। फंडामेंटल रीजन है इसमें रहने का, जिस कंपनी का अर्निंग पर शेयर 42 है, तो दिस इज अमेजिंग थिंग। सो डेफिनेटली वेट करना ही चाहिए, होल्ड करने का सलाह रहेगा। ऑल टाइम हाई बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। चलिए, होल्ड करने की सलाह है इसमें अक्षय जी। प्रेम मुराड़े जी हैं, लेमन ट्री होटल के बारे में नेक्स्ट 5 इयर्स में आपका व्यू मांग रहे हैं। कह रहे हैं 5 सालों में अगले डबल होगा क्या? अ, देखिए लेमन ट्री मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपके पास अगर है, होल्ड करना ही चाहिए। 170 के आसपास अभी चल रहा है, एंड ऑल टाइम हाई के आसपास ही आ चुका है स्टॉक। एंड मुझे लगता है कि होल्ड कीजिए। 5 साल में डबल होगा कि नहीं होगा, दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज हमें पता नहीं है कि नेक्स्ट फंडामेंटली कुछ क्वार्टर का रिजल्ट कैसे होगा। लेकिन जिस तरीके से होटल सेगमेंट पे एक मोमेंटम आ रहा है, हमें लग रहा है कि इसमें और भी ग्रोथ आना पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं है कि बिकॉज इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, द थिंग इसकी फंडामेंटल डेटा चाहिए उसके लिए, क्योंकि लाइफ टाइम हाई में अभी है 170 के आसपास। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 135। 135 इसका वैलिड स्टॉप लॉस हो रहा है टेक्निकल के आधार पे। अब नेक्स्ट 5 साल में हर 3 महीने में एक बार कंपनी जो है, पब्लिक कंपनी, रिजल्ट देता है। अब मान लीजिए नेक्स्ट 1 1.5 साल रिजल्ट अच्छा दिया, उसके बाद कोविड की तरह कुछ आ गया, या तो कुछ एक्सोजेट कुछ भी हो गया जिसमें इस बिजनेस को इफेक्ट हो सकता है, उस टाइम पे रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। जिस टाइम पे रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, अल्टीमेटली स्टॉक नहीं चलेगा। तो इसीलिए व्यू रखिए, जैसे स्टॉक भाग रहा है आप भी भागिए, आप भी ट्रेडिंग करते जाइए। जिस दिन स्टॉक खराब हो जाएगा, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे रिजल्ट खराब आने लगेंगे, उस टाइम पे आप भी एग्जिट कर जाना। क्योंकि जी, हमने एक अच्छी चीज बात तो ये है देखा है। कि मतलब टाइम टू टाइम व्यू लेते रहना चाहिए। कोई भी चीज एकदम परमानेंट नहीं होती कि भाई आपको आज ही से बता दिया जाए कि अगले 5 साल में क्या होगा। हाँ मैम, देखिए उसके लिए वो लोगों को स्टॉक के साथ लगातार डीआरएस वो, इनसाइट्स पे देखना चाहिए और हाँ, अपनी क्वेरीज हर थोड़े टाइम पे पूछते रहना चाहिए। इसीलिए एवरी वीक आप डीआरएस इनसाइट को फॉलो कीजिए, एंड डीआरएस इनसाइट को सब्सक्राइब कीजिए, और हम आते रहेंगे आपके शो में, चैनल में, तो आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट क्या व्यू बन रहा है। और जी, मैम एक चीज जो मैं कहना चाहता था, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट, दिस इज ए यूनिवर्सल लॉ। तो कोई भी चीज इस दुनिया में, ना ही फ्रेंडशिप, ना ही रिलेशनशिप, ना ही हेल्थ, ना ही वेल्थ, नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। तो बाकी स्टॉक का 5 साल बाद क्या होगा तो कौन हर जाने। चीज को अपडेट सो करते रहना है। ऑब्वियसली। चलिए, नीरज गर्ग जी अपना सवाल लेकर आए हैं JWL पर। इनका 190, सॉरी, इनका परचेज है 462 का, और उस पे ये आपका व्यू मांग रहे हैं कि एवरेज कर सकते हैं आगे, और 6 महीने का इनका टारगेट है। मुझे लगता है कि एवरेज करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टॉक जो है ना, अभी भी नीचे बेस बॉटम नहीं बनाया। अगर कल को जाके कुछ भी इस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम होता है, तो फिर स्टॉक और भी नीचे आ सकता है। क्योंकि लास्ट 3 महीने में भी स्टॉक हमने देखा कि ऊपर से हल्का ही हो रहा है। सो वी नीड टू रिस्पेक्ट द प्राइस एक्शंस। 321 के आसपास चल रहा है। अभी एवरेज मत कीजिए,
बने रही इस काउंटर के साथ। आई बिलीव बहुत जल्दी ये काउंटर यहाँ से एटलीस्ट बेस बना के ऊपर आ जाए, लेकिन एवरेज करने का सलाह इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर इससे बाई चांस नीचे आता है तो और भी लोअर प्राइस आपको देखने को मिल सकता है ओवरऑल सेगमेंट पे। तो इसीलिए एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाई ना करेंगे तो अच्छा है, और एवरेज भी ना करेंगे तो अच्छा है। ऑल राइट, तो ये हो गई आपकी JWL में राय। निशान जी हैं, कह रहे हैं सर, गुड इवनिंग सर, मेरे पास पावर ग्रिड का बाइंग रेट है 292 का, तो उस पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। पावर ग्रिड होल्ड पे रखिए, अच्छा कंपनी है, फंडामेंटल बढ़िया कंपनी है। एंड जिस तरीके से पावर ग्रिड का आप देखेंगे ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ के ऊपर तो प्रॉफिट है, 15,428 करोड़ के आसपास। मार्केट कैप भी बढ़िया है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 255 में, 255 में स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर एक बार 300 के ऊपर सस्टेन करके होल्ड कर पाता है तो फिर से आपको स्टॉक 340 350 आते हुए दिखेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ पावर ग्रिड बुढ़ा बुढ़ा स्टॉक है, ओल्ड, बहुत ही पुराना, मतलब एज हो गया है बहुत। धीरे 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 चलेंगे, तो आप भी थोड़ा पेशेंस बहुत लंबा रखिए। जल्दबाजी यहाँ पे करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ऑल राइट, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। आप ये बताइए कि यूपी सिन्हा जी लेकर आए हैं अपना सवाल, और सीजी पावर पर है इनका सवाल। कह रहे हैं मेरा बाइंग प्राइस है 717 अपना व्यू प्लीज दीजिए इस पर सर। देखिए सीजी पावर का ना एक गैप अभी भी बाकी है। वो गैप है ऑलमोस्ट 689 से 700 के आसपास। तो हो सकता है कि एज पर टेक्निकल के आधार पे देखा जाए, कोई भी कंपनी का अगर चार्ट में गैप होता है ना, तो गैप थ्योरी ही हमें सिखाता है कि वो गैप फिल करने जाता है, गैप छोड़ता नहीं है चार्ट पे कुछ भी। तो मेरा एक डाउट है, वो गैप फिल करने आई थिंक टुडे और टुमारो जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से एक बेस बिल्डिंग हुआ है, अभी 717 के आसपास ही आज का क्लोजिंग है। आई थिंक उनका आज या तो कल का जो है बाइंग हो सकता है। आई थिंक प्रोबेबली है, आज ही का उनका बाइंग है। तो अगर आपके पास है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। बहुत ही शानदार कंपनी है। 655 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है कि आपको ऑल टाइम हाई इस काउंटर पे देखने को मिल सकता है इफ यू व्यू इस नेक्स्ट 7 to 8 months। अगर कैपेसिटी है, पेशेंस है होल्ड करना, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा, थोड़ा पेशेंस रख के। 655 का आपने स्टॉप लॉस बताया है इस पे, और आपके हिसाब से एक बढ़िया स्टॉक है, अभी होल्ड कर सकते हैं यूपी सिन्हा जी। यूपी सिन्हा जी हमारे सपोर्ट मेंबर हैं और हमेशा अपना शो में सवाल जरूर भेजते हैं। ग्रीष्मा जी हैं, ग्रीष्मा जी अपना सवाल लेकर आई, कह रहे हैं हेलो नेहा मैम। हेलो ग्रीष्मा जी, क्या मेरे को थोड़ा वेट करना चाहिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट पे और डिप आए मार्केट में? प्लीज सर से पूछिए। देखिए ये होता है स्टॉक स्पेसिफिक थिंग। हम्म। कुछ कुछ स्टॉक्स पे अभी बेस बन रहा है, कुछ कुछ स्टॉक्स पे मुझे लगता है कि अच्छा जोन पे ही है। अब कुछ कुछ स्टॉक्स मुझे अभी भी ओवर वैल्यूएशन लग रहा है। तो हम्म। ये क्वेश्चन जो है बेसिकली आपको देखना पड़ेगा कि जनरल हो कौन गया सा बहुत। स्टॉक, हाँ कौन सा लॉजिक, कौन सा स्टॉक कौन सा लॉजिक के हिसाब से चल रहा है, कौन सा सेक्टर। कभी आईटी डाउन है तो देखिए फार्मा अच्छा हो रहा है, कभी फार्मा डाउन है तो आईटी अच्छा हो रहा है, तो कभी डिफेंस चल रहा है, तो कभी पावर चल रहा है, तो कभी सीमेंट चल रहा है। वो व्यू एक बार आप रखिए, देन अकॉर्डिंग आप एक बार व्यू रखिए। ऑलराइट ग्रीष्मा जी, थोड़ा और स्पेसिफिकली पूछ सकती हैं आप, अभी तो शो चल रहा है। अक्षय जी हैं, इनका सवाल है एमएनएम पे। ये कह रहे हैं सर टारगेट और स्टॉप लॉस मुझे बता दीजिए, आज एमएनएम अच्छा चला है तो इसलिए उस पे लेकर आए हैं ये सवाल। महिंद्रा एंड महिंद्रा, हम्म। राइट। देखिए अभी 3,315 के आसपास चल रहा है। ओवरऑल सेगमेंट चल रहा है बढ़िया, होल्ड करने का सलाह रहेगा। 3,050 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अभी तो ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, और भी आपको न्यूज हाई बनते हुए दिखेंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर है वैसे वैसे आप एक बार रिव्यू करते जाइए, आपका जो स्टॉप लॉस है इसको ट्रेल करते जाइए। और स्टॉप लॉस 3,050 का आपने बताया, पर आपके हिसाब से अभी ऊपर जाने के आसार हैं। शादाब जी हैं, शादाब जी कह रहे हैं मैम आप दोनों को मेरा आदाब। आदाब शादाब जी, मेरा सवाल जमुना ऑटो पर है। मेरी बाइंग है 106 की, 106। सर प्लीज एडवाइस कीजिए आगे क्या करना चाहिए। जमुना ऑटो होल्ड करने का सलाह रहेगा। अच्छा खासा नीचे से जो है रिसेंटली बेस भी बना है। थोड़ा बहुत 108 9 10 के आसपास एक ब्रेकआउट आया था, उस दिन सस्टेन नहीं हुआ। बाद में नेक्स्ट 5 से 6 दिन हमने देखा थोड़ा बहुत नीचे था। लकीली बहुत बढ़िया से 100 के आसपास से स्टॉक फिर से घुमा है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट स्टॉक 125 130 जाने के लिए रेडी हो रहा है। होल्ड करने का सलाह रहेगा।
ऑलराइट, होल्ड करने की सलाह है शादाब जी। प्रदीप जी की तरफ से शैजल जमाल जी हैं, कह रहे हैं सर प्लीज मुझे बताएं टेक महिंद्रा के बारे में। हमने एमएनएम तो कर लिया, अभी टेक महिंद्रा के बारे में पूछ रहे हैं। इनकी 1630 की बाइंग है, 1630 रुपए की, और उस पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि बेस रिसेंटली बिल्ड हुआ है। आप शॉर्ट टाइम के लिए 1473 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कीजिए। नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 1558 के आसपास। सो अगर 1558 एंड सेकेंड टारगेट होगा 1594 के आसपास, अगर 1594 इसके ऊपर सस्टेन होता है देन आपको और भी हायर प्राइस देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत वॉलेटाइल ज्यादा है काउंटर, लेकिन कंपनी फंडामेंटली अच्छा है। कंपेयर करेंगे अदर्स काउंटर के साथ वो भी बढ़िया है। होल्ड करने का सलाह है जिनके पास है, अच्छा ओवरऑल फंडामेंटल है। ऑलराइट, होल्ड करने की सलाह है, ओवरऑल फंडामेंटल अच्छे हैं प्रदीप जी के हिसाब से। मिथिलेश सिंह जी हैं, ट्राइडेंट के ऊपर इनका सवाल है। इनका जो बाइंग प्राइस है ट्राइडेंट का वह है 42.62। 2 साल से ये होल्ड कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी दूसरे स्टॉक में शिफ्ट कर देना चाहिए या अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि यही वाला है ना 27.59। ओके। सो ट्राइडेंट। आपको, हाँ, आपको वेट नहीं करना चाहिए, आपको बेच देना चाहिए, या तो आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 25.50। साढ़े 25 टका के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप वेट कीजिए, फ्रेश बाय नहीं करना है। क्योंकि लगातार मैं देख पा रहा हूँ 2023, 24, 25 स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, और जहाँ पे ट्रेंड अच्छा नहीं है वहाँ पे फ्रेश बाय करना बहुत मुश्किल होता है। नीट प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत कम हुआ है, प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स में भी थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ है। लोन भी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 1635 करोड़ के आसपास तो इनके पास लोन भी है। सो कहीं ना कहीं देखा जाए सो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। सो एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाय अवॉइड है, एवरेजिंग भी अवॉइड है। 25.50 इज द स्टॉप लॉस। ऑलराइट, 25.50 आपके हिसाब से स्टॉप लॉस है इसका। नीरज गर्ग जी हैं, बिरला सॉफ्ट पर सवाल है इनका। इनकी बाइंग प्राइस है बिरला सॉफ्ट की, वो है 478 की। कहने मीडियम टर्म का इनका व्यू है, तो उस पर आपकी राय मांग रहे हैं। देखिए, बिल्डर्स अपना अभी भी नहीं है, और जब तक ये स्टॉक ऑलमोस्ट 450 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तो यहाँ पे कुछ भी मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। अभी 375 चल रहा है, बहुत दूर है 450। 450 के ऊपर अगर सस्टेन होता है फिर हमारा व्यू यहाँ पे चेंज होगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये अभी भी इफ एंड बट वाला सिचुएशन में है, कि बेस बना रहा है कि नहीं बना रहा है अभी भी पता नहीं चल रहा है। सो एक बार फ्रेश तो बाय करना अवॉइड ही करना है। जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन बना लिया है 335 के आसपास, रिसेंट लो था अप्रैल के आसपास, अप्रैल 25 के आसपास, तो 335 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के वेट कीजिए आप। एंड आई विश बहुत जल्दी ये 450 क्रॉस हो जाए। लेकिन अगर किसी को बाय करना है तो 450 के बाद एक बार रिव्यू करना चाहिए, उसके बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। 450 के बाद एक रिव्यू जरूरी है आपके हिसाब से। अक्षय गुप्ता जी हैं, कह रहे हैं हम अभी एंट्री ले सकते हैं क्या लार्सन टूब्रो में। लर्सन टू ब्रो अभी 3598 के आसपास चल रहा है ऑलमोस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम रेसिस्टेंस है, 3750 3800 के आसपास। तो 8 टाइम रेसिस्टेंस को क्रॉस हो नहीं पाया। अभी आप बाय करोगे मेक श्योर आप एक टाइम, कुछ मूवी मैंने देखा था कि टाइम ट्रेवल में चला जाता है वो। तो मैंने एक मूवी देखा था, मैं एयरपोर्ट में था टाइम तो ट्रेवल बैठा मूवी में ही देखते हैं आजकल, तो कोई असली इंसान आज तक तो मिला नहीं टाइम ट्रेवल वाला। हाँ, तो ये अभी जो स्टॉक है ना टाइम ट्रैवल कर रहा है। सो 8 टाइम रेजिस्टेंस लेने के बाद भी ऊपर नहीं आ पा रहा है, तो एक बार वेट करके जाइए, या तो ब्रेक आउट होने दीजिए अदरवाइज सपोर्ट में आने दीजिए। सपोर्ट अभी आएगा नहीं, ब्रेकआउट भी आएगा नहीं, तो एक बार अवॉइड ही कीजिए। क्योंकि 24 से अभी देखिए 1.5 2 साल हो रहा है लगातार कंसोलिडेशन ही हो रहा है। फ्रेश बाय करना चाहिए। मुझे लगता है कि स्टॉक अगर 3800 के ऊपर क्लोजिंग देता है तब जाके स्टॉक में रैली आएगा। उस रैली में स्टॉक मतलब ऊपर 4000, साढ़े 4000, 5000 उसके ऊपर भी आने वाला है। लेकिन अभी बाय करना मतलब अगेन टाइम ट्रेवल मुझे लगता है कि कंटिन्यू होने वाला है और भी 3 से 4 महीना।
जी, आपने कहा टाइम ट्रैवल के बारे में, पर फिलहाल अभी तो हम फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। और क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर इज द थिंग दैट इज हैपनिंग। ऑटो सेक्टर में भी आप कहते हैं टू व्हीलर्स को लेकर काफी है। तो गोयल जी आए हैं सवाल लेकर, कह रहे हैं हेलो मैम एंड प्रदीप जी, मैं ओला इलेक्ट्रिक अभी करंट मार्केट प्राइस पर खरीद सकता हूँ? देखिए, ओला खरीदने का फैसिलिटी क्या है, थ्रेट क्या है, मैं बता देता हूँ। ओला बेस बना दिया 41 42 के आसपास। ओला में मैं सालों तक नेगेटिव रहा। उसके बाद मैंने बहुत बार कमेंट किया था 55 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाता है तो मैं इसमें पॉजिटिव हूँ। तो टेक्निकल के आधार पे एंड फंडामेंटल के आधार पे भी कुछ कुछ जो चेंजेस हुआ है इसमें, मैं इसमें अभी पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि एक बार बहुत जल्दी आपको 69 70 का तो टारगेट आना चाहिए ओला में। अब द थिंग इसकी, कोई भी चीज लगातार लास्ट 3 से 4 दिन नॉन स्टॉप भाग रहा है, आप ऐसे चीजों में दाव लगाओगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका रिस्क जो है बहुत हाई हो जाता है। तो एक बार अगर छोटा मोटा डीप मिलता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आता है, उसके बाद अगर आप निवेश करते हो तो मुझे लगता है उसमें जो है आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर आप ऐसे इंसान हो, ज्यादा रिस्क ले सकते हो, तो फिर एंट्री कर जाओ, कोई इशू नहीं। अगर आप ऐसे इंसान हो, ज्यादा रिस्क आप नहीं ले सकते हो, तो इसके लिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, हेल्दी करेक्शन आ जाए, तब जाके आप एंट्री कीजिए। लेकिन ओवरऑल मेरा व्यू पॉजिटिव है, 69 70 इज कमिंग सून ओला में। ऑलराइट, तो आपका व्यू पॉजिटिव है इसको लेकर। हमजा जी हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग प्रदीप सर, ओरिएंट सीमेंट पर मुझे राय चाहिए। मेरा जो बाइंग प्राइस है 244 का है, होल्ड करना चाहिए कि एग्जिट करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि अभी तो फ्रेश ब्रेकडाउन इसमें आया है। ब्रेकडाउन के बाद अभी भी ओरिएंट सीमेंट में कुछ भी पॉजिटिव मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है। 24 का एक लो है, ऑलमोस्ट 198 197 के अराउंड। तो मुझे लगता है कि मैम अभी 221 के आसपास अभी चल रहा है ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड। एक बार आपको वेट करना चाहिए 197 से लेके 195। आप मोटा मोटा 195 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और होल्ड करने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाय अभी इस नहीं करना है इस काउंटर को। अगर और सीमेंट पे ही रहना है, आपको याद ही होगा, आप ही के प्लेटफॉर्म में हमने कॉल दिया था हमने स्टार। बहुत बार सीमेंट, यस। बहुत बार सीमेंट को लेके हमने डिस्कशन किया और स्टार सीमेंट को लेके हमने कमेंट किया था और बताया था स्टार सीमेंट का एक ही टारगेट है, वो है 340, जो कि 230 पे दिया था 340 का टारगेट। अभी आप खुद कैलकुलेट करके देखिए कितना परसेंटेज हो रहा है। ये डीआरएस इनसाइड नेहा मैम को और प्रदीप हल्दर को बताने का जरूरत नहीं होगा। अभी 300 के आसपास का आज हाई है, मतलब लाइफ टाइम हाई इस स्टार सीमेंट अभी लगाया है। इसके पीछे का बहुत सारे रीजन है। आई कैन स्पीक, सॉरी, स्टार सीमेंट का मैं बात बोल रहा था। तो स्टार सीमेंट का आज का डे हाई ये 299 के आसपास है। तो 300 के आसपास जो है आज का हाई है। तो इसके पीछे का जो बहुत लॉजिक है, बहुत सारे बिहाइंड ऑफ द इंटरप्रिटेशन है, क्यों अदर स्टॉक थोड़ा बहुत धीरे धीरे चल रहा है और स्टार सीमेंट क्यों इतना ऊपर चल रहा है। तो देखिए, मुझे लगता है कि 340 इज कमिंग सून। अभी भी बहुत यहाँ पे ऊपर जाना बाकी है। चाहो तो आप स्टार सीमेंट पे शिफ्ट हो सकते हो। तो ऐसे कंपनी में रहिए जहाँ पे ट्रेंड बढ़िया है, बिकॉज ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। प्राइस भगवान, मतलब भाव भगवान है, बाकी सब शैतान है, मैं तो यही बोलता हूँ। चलिए, भाव भगवान है और उसके लिए लगातार अपडेट रहना भी जरूरी है। जो आज है वो कल नहीं होगा, और इसलिए अपडेट रहने की बहुत जरूरत है। ईशान गुप्ता जी गेल के बारे में सवाल लेकर आ गए हैं अपना, और कह रहे हैं कि होल्ड करें या नहीं। 193 की बाइंग है इनकी। देखिए, गेल अच्छा है, फंडामेंटली बेस बिल्डिंग हो रहा है, 176 175 का अराउंड चल रहा है। अकॉर्डिंग टू माई इंटरप्रिटेशन मुझे लगता है कि 162 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कीजिए। फंडामेंटली बहुत बढ़िया कंपनी है, थोड़ा टाइम टेकिंग वाला कंपनी है। वही है, पावर ग्रिड ग्रेड बुद्धा स्टॉक है, धीरे 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 चलेगा। तो आप अगर यंग हो और आप ऐसे स्टॉक्स को लेके सोच रहे हो कि ऊपर आ जाएगा इमे, आप डेली क्वेश्चन करोगे, हर महीना क्वेश्चन करोगे, हर साल क्वेश्चन करोगे, लेकिन धीरे 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 स्टॉक ऊपर आएगा। होल्ड करने का सलाह रहेगा। ना ही नीचे आएगा ठीक से, ना ही ऊपर आएगा। तो 162 का एक्स्ट्रा प्लस के साथ बने रहिए। यानी खरगोश और कछुए दोनों का समीकरण बना के चलना है। हाँ जी। चलिए, कमाल भास्कर जी हैं, शिकायत लेकर आए हैं अपनी। कह रहे हैं मैं आपका रेगुलर व्यूअर हूं पर आप मेरा सवाल नहीं ले रही हैं। तो चलिए कमाल जी, आज मैं आपकी शिकायत दूर कर देती हूँ। कह रहे हैं सर प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए एंट्री और एग्जिट ऑन एनवायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग स्टॉक। ओके, सो
250 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि एंट्री तो अभी नहीं लेना चाहिए। द रीजन इज क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि आईपीओ जो आया था दिसंबर नवंबर में लास्ट ईयर, उसके बाद ऑलरेडी एक टॉप बना के आया है 296 के आसपास। तो अगर इसको चलना है पहले तो 290 को क्रॉस करना पड़ेगा। तो पहले 290 को क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद एक बार रिव्यू कीजिए। अभी फ्रेश बाय करना अवॉइड कीजिए, क्योंकि मैं बाय करता अगर स्टॉक अभी 215 200 के आसपास होता, क्योंकि 250 ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी भी यहाँ से मुझे लगता है कि फ्रेश बाय करना सही नहीं है। पहले थोड़ा और डेटा आने दीजिए, चार्ट आने दीजिए। अगर ऐसे स्टॉक पसंद है तो और भी अच्छा अच्छा काउंटर मार्केट में अवेलेबल है, तो उसमें फोकस कीजिए। इसको थोड़ा भी अवॉइड कीजिए। 290 के बाद एक बार रिव्यू करना चाहिए। ऑलराइट, 290 के बाद एक बार रिव्यू कर सकते हैं आप। प्रदीप जी, सोमवार को मार्केट के बंद होते होते जो हमने देखा कि डिफेंस, पीएसयू और एनर्जी, आईटी में भी थोड़ी सी बढ़त देखी गई। तो अगर मैं डिफेंस सेक्टर की आपसे बात करूं तो इस समय कुछ उम्मीद देखते हैं आप आने वाले दिनों में, और कौन से स्टॉक्स है जिनमें आप उम्मीद देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि डिफेंस में ना आपको दोनों तरह का व्यू होना चाहिए। एक तो है शॉर्ट टर्म, एक है मीडियम टर्म। एटलीस्ट थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म में भी नहीं जाएंगे तो भी चलेगा। अब शॉर्ट टर्म के लिए कुछ कुछ स्टॉक ऐसा होता है जहाँ पे अच्छा मोमेंटम आ रहा है, और मीडियम टर्म के लिए आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहिए। अब इन्वेस्टिंग मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग प्राइस को देख के मोमेंटम ट्रेडिंग यहाँ पे कर रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहा है। सो मुझे लगता है कि आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग ही करना चाहिए। अब अगर कोई, अभी मुझे एक क्लाइंट ने फोन किया था, फोन करके हमारे टीम के साथ बात कर रहे थे, तो मैंने बोला चलो मैं फ्री हूँ, मैं बात कर लेता हूँ। तो वो बोल रहा है कि सर, मैं अभी रिटायर्ड पर्सन हूँ और हमारे पास इतना फंड है, लेकिन मैं अभी ये जो है 2-4 दिन के लिए काम कर रहा हूँ। तो मैंने बोला सर, आप तो रिटायर्ड पर्सन हो और आपके पास इतना फंड है, मतलब ये आपका रिटायरमेंट का पैसा है, राइट? बोला हाँ। तो मैंने बोला सर, रिटायरमेंट का पैसा दिए तो आप 2-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन वाला ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको अच्छे से मार्केट में काम करना है, एटलीस्ट आज कुछ भी चीज बाय कर रहे हो तो एटलीस्ट 3-4 महीना, 6 महीने का तो एक व्यू रख के चलिए। तब जाके थोड़ा बहुत आप सेफ खेल सकते हो, क्योंकि इक्विटी मार्केट पे तो सेफ्टी कुछ होता ही नहीं है ठीक से। होती नहीं, लेकिन एग्जैक्टली। फिर भी जो है, एटलीस्ट 2-4 दिन से तो अच्छा है अगर आप कोई अच्छे फंडामेंटल ले रहे हो। तो मैम, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये डिपेंड करता है कि कौन सा आदमी सुन रहा है सामने से। अगर आपका एज 50-60 है, थोड़ा रफ्तार को काम करना चाहिए। अगर एज है 45-40, मुझे लगता है कि थोड़ा तेज होइए। 30 के आसपास एज है तो कुछ भी है भाई और साहब, आप करो तेज। जो भी है, प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए आपका। तो है, अगर बहुत सारे लोग मुझे सुनता है उनका एज है 60-65, तो थोड़ा आपका व्यू एटलीस्ट लॉन्ग टर्म ना हो, 2-3 महीने वाला तो होना चाहिए, 2-4 दिन वाला नहीं होना चाहिए। प्रदीप जी, आप दो स्टॉक्स का हमेशा नाम लेते हैं जब भी हम डिफेंस की बात करते हैं, तो बीएल और एक एचएएल। तो इन दोनों पर व्यू दे दीजिए। देखिए, बीएल और एचएल दोनों स्टॉक ही मेरा फेवरेट है, क्योंकि फंडामेंटल सपोर्ट करता है। बीएल अभी 373 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये स्टॉक आपको 550 के आसपास मिलेंगे नेक्स्ट 6-8 महीने में। अब जब तेजी आएगा उस टाइम पे मौका नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में एक तो स्टॉक ऐसा होना चाहिए। सेकेंड स्टॉक जो मैं एचएल को लेके बात करता हूँ, मुझे भी एचएल का फंडामेंटल भी अच्छा लगता है, और टेक्निकल के आधार पे भी बहुत बार हमने देखा कि सपोर्ट लेके स्टॉक बेस अभी बिल्डिंग हो रहा है। बेस अभी बना नहीं है कंफर्म। तो इस स्टॉक में भी मुझे 6,800-7,000 के आसपास जो मुझे टारगेट समझ में आता है, वही मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1.5 से 2 साल मैक्सिमम आपको आते हुए दिखेंगे। तो बीएल और एचएल दोनों स्टॉक ही होल्ड करने का सलाह रहेगा। बाकी हमें और एक कंपनी है, कंपनी का नाम है एस्ट्रा माइक्रो, एस टी STRA। ओके, सो एस्ट्रा माइक्रो है। मुझे लगता है कि अभी प्राइस चल रहा है 1064 के आसपास। ये स्टॉक भी अभी रैली नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अगर रैली होता है, स्टॉक भी आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। अभी रिसेंटली ऑल टाइम हाई है ऑलमोस्ट 1200 के आसपास, तो 1200 के ऊपर बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा स्टॉक। ओके, 1200 के ऊपर ये जल्दी देखने को मिल सकता है एस्ट्रा माइक्रो आपके हिसाब से। मिथिलेश जी को अभी आपने बताया था सर, पहले तो कह रहे हैं थैंक यू फॉर द रिप्लाई सर। कह रहे हैं ट्राइडेंट से एग्जिट तो करने का आपने बता दिया, अभी बता दीजिए किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर लूं। देखिए, ऑलरेडी अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो मल्टीपल टाइम आई शेयर मैनी स्टॉक्स। तो आज के लिए तो ऐसा कोई स्टॉक मेरे पास अभी इमीडिएट लेवल पे है नहीं।
नहीं तो मैं बता देता, क्योंकि मार्केट लास्ट दो एक दिन कंसोलिडेशन ही कर रहा है। तो फ्रेश बाई करने के लिए इमीडिएट लेवल पे तो कुछ है नहीं, तो इसके लिए आपको और जो है मल्टीपल सेशंस देखना पड़ेगा, जुड़ना चलिए अब पड़ेगा। यही सवाल ना मैं थोड़ा ट्विस्ट करके पूछती हूँ कि चलते चलते प्रदीप जी आपके तीन चार टॉप पिक्स। ओके। मैम आज ना मेरे पास कोई ज्यादा पिक नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादा एक्चुअली नहीं, थोड़े ही सही। हाँ एक्चुअली पिक्स नहीं है ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टॉक जो है अपना प्राइस से बहुत भाग चुका है। मैंने जितना भी पिक्स दिया था ऑलमोस्ट सब कुछ भाग चुका है, या तो बहुत सारे स्टॉक रिसेंटली जो है सिग्निफिकेंट नीचे आके स्टॉप लॉस हिट भी हो चुका है। ऑलवेज आपको मार्केट पे प्रॉफिट नहीं होगा। एक चीज ध्यान रखिए शॉर्ट टाइम में, कि अगर आप 2-5 दिन के लिए बाई कर रहे हो तो 2-5 दिन के लिए जो स्टॉप लॉस दिया जा रहा है उसको आप फॉलो कीजिए। अगर 1-2 महीना 1.5 महीने के लिए आपको दिया जा रहा है और उसको मान लीजिए फंडामेंटल अच्छा है, टेक्निकल अच्छा है, तो फिर आप 1-1.5 महीने के लिए वेट कीजिए। अब एक स्टॉक है आइडिया फोर्स को देखिए। आइडिया फोर्स अभी 517 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आप 610-615 का तो भाव इजीली मिलना चाहिए। रिसेंटली बहुत ही अच्छा स्मार्ट एक यहाँ से जो है रिकवरी आया है ऑलमोस्ट 430 के अराउंड। आज भी स्टॉक जो है 6% ऊपर है, तो 517 चल रहा है। 3 से 4 महीने का व्यू यहाँ पे होना चाहिए। और मुझे लगता है कि स्टॉक में एक बार आपको 610 620 का टारगेट आना चाहिए। बाकी मैम अभी भी ऑलरेडी हमने मल्टीपल टाइम डिस्कशन किया, तो इमीडिएट लेवल पे ऐसा कोई स्टॉक एट्रैक्टिव वैल्यूएशन में नहीं है, या तो है हमने क्लाइंटों के साथ शेयर किया तो मैं यहाँ पे वो स्टॉक का नाम नहीं ले सकता, या तो मैंने ट्रेड किया है एक दो स्टॉक्स में रिसेंटली, तो मैं हम्म। उसका नाम नहीं ले सकता बिकॉज ऑफ द कंप्लाइंस। स्टॉक का जो वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे अच्छा लगता है, ऑलरेडी हमने क्लाइंटों के साथ शेयर किया है, सो बिकॉज ऑफ द कंप्लाइंस आई कैन शेयर, सो दैट इज वाई आज के लिए मुझे छोड़ दीजिए। आज के लिए तो अभी कोई पिक नहीं है। चलिए आज के लिए तो आपको छोड़ देते हैं, हो सकता है इस हफ्ते एक आध बार और मौका लग जाए आपसे कुछ बातचीत करने का, फिर देखते हैं उस हिसाब से। तो प्रदीप जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड फॉर बीइंग पार्ट ऑफ डीआरएस इनसाइट्स। हमेशा मंडे की तरह बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ शो करके। थैंक यू मैम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, कोई भी स्टॉक्स में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो काइंडली आपके जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। ड्यूरिंग द सेशन बहुत सारे स्टॉक्स को लेकर डिस्कशन हुआ है, हो सकता है कि हमारे क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो में या तो कंपनी के पोर्टफोलियो में नहीं है। एंड जो भी स्टॉक्स को लेके मैंने डिस्कशन किया है, ना ही मार्केट मेकिंग एक्टिविटी, रिलेशनशिप विद द कंपनी एंड एम्प्लॉयमेंट पार्टनर्स, कुछ भी चीज में हमारा कोई भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, जीरो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप एक बार सोच समझ के फिर से इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा मैम आपको एंड सारे व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच प्रदीप जी फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो एंड थैंक यू टू ऑल आवर व्यूअर्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आप अपने सजेशंस प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा, विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट। और हमारी मेंबरशिप की डिटेल्स शो के बाद आपको मिल जाएंगी, तो प्लीज उनको भी देख लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे। नमस्कार।